Hello guys, how are you? Wish you will be fine at your home at this time, guys. Guys, as you know that your second chapter, the consumer behavior, is going on, and approximately I have already taught you 6 or 7 topics in this chapter. Today I will teach you the topic name is price ratio and the slope of budget line. बेटा प्राइस रेशियो एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन ये आपका एक इक्वेशन है, यानी जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है, यानी कंज्यूमर जिस पर आप कंज्यूमर जिस पर मैक्सिमम अपना परचेजिंग कैपेसिटी विभिन्न जो वेरियस गुड्स बंडल हैं उस पर वो शो करता है। तो ये कुछ नहीं बल्कि उन दोनों वस्तुओं की प्राइस रेशियो को इंडिकेट करता है। तो आगे देखते हैं टॉपिक्स में क्या है, उसके बाद इसको अच्छी तरह से खुद ही आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि इसमें प्राइस रेशियो का ये स्लोप ऑफ बजट लाइन से क्या कोरिलेशन है। थिंक ऑफ एनी पॉइंट ऑन द बजट लाइन, कोई भी बजट लाइन पर एक पॉइंट आप थिंक कर लीजिए। सच ए पॉइंट रिप्रेजेंट अ बंडल विच कॉस्ट द कंज्यूमर हर इंटायर बजट। करा कोई भी पॉइंट जैसे बजट लाइन आपका है फिगर 2.9 में आप ले लीजिए, या ये फिगर ले लीजिए जो डेरिवेशन ऑफ स्लोप ऑफ द बजट लाइन है। तो उस पर कोई भी बंडल आप लेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंज्यूमर के पूरे इंटायर बजट के कॉस्ट को इंडिकेट करता है कि पूरी इनकम उन दोनों वस्तुओं पर उनके कॉस्ट के अकॉर्डिंग फुल्ली एक्सपेंडिचर करते हुए इनकम को उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे प्राप्त करता है। नाउ सपोज दिस कंज्यूमर वांट टू हैव वन मोर बनाना, शी कैन डू इट ओनली इफ शी गिव्स अप सम अमाउंट ऑफ द अदर गुड्स। अब ये सपोज कर लेते हैं कि कंज्यूमर अगर एक यूनिट बनाना की एक्सेस अगर वो कंज्यूम करना चाहता है, शी कैन डू इट ओनली इफ शी गिव्स अप सम अमाउंट ऑफ द अदर गुड्स। तो कुछ जो अदर गुड्स हैं उसके कुछ मात्रा को अवश्य त्यागना पड़ेगा, क्योंकि नहीं त्यागेगा तो बेटा दिए गए बजट में एक्स्ट्रा वो बनाना की 1 मोर इकाई कंज्यूम नहीं कर पाएगा। हाउ मेनी मैंगोज डज शी हैव टू गिव अप इफ शी वांट टू हैव एन एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ बनाना। तो यही ये बजट लाइन शो करता है कि एक बनाने की एक्सेस यूनिट प्राप्त करने के लिए मैंगोज की कितनी इकाई वो त्यागना चाहता है। ये आपको बजट लाइन के स्लोप के द्वारा शो किया जाता है। इट वुड डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ 2 गुड्स। यह किस पर डिपेंड करता है, जो कि एक इकाई बनाने को प्राप्त करने के लिए मैंगोज की जितनी इकाई त्याग कर रहा था वो आपके कुछ नहीं बल्कि बेटा वो प्राइस रेशियो को ही इंडिकेट करता है कि कितने रेट के हिसाब से बनाना की एक यूनिट अगर एक्सेस से एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑफ मैंगोज। ओके, इट वुड डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ 2 गुड्स। क्वांटिटी ऑफ बनाना कॉस्ट P1, तो एक क्वांटिटी बनाना कॉस्ट P1, तो ये जो उसके बनाना का कॉस्ट होगा P1 उस पर डिपेंड करता है। देयरफॉर शी विल हैव टू रिड्यूस हर एक्सपेंडिचर ऑन मैंगोज बाय P1 अमाउंट। तो बेटा दोनों की प्राइस के रेशियो के हिसाब से ही अगर एडिशनल यूनिट बनाना के हम कंज्यूम करते हैं तो दोनों गुड्स की प्राइस पर ही यह डिपेंड करता है कि बनाना की जो कॉस्ट है उस पर हम अगर कंपेयर करके उसको अधिक कंज्यूम करना चाहते हैं अदर गुड्स की को रिलेट करते हुए, यानी उससे रिलेट करते हुए उसके सापेक्ष अगर बनाना की हम समझ रहे हैं कि बनाना की गुड्स को परचेज करने से हमें ज़्यादा मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी यानी टोटल यूटिलिटी अधिक मिलेगा कंपेयर टू मैंगोज के, तो एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम करेंगे बनाना की उसकी कीमत और मैंगोज की जो हम सेक्रीफाइस करते हैं उतनी यूनिट को, तो उसके रेशियो के रेट के बराबर सेक्रीफाइजिंग रेट होगा।
ठीक है, दोनों के रेशियो अगर ले लें तो प्रोपोर्शनल P1/P2, यही सेक्रीफाइजिंग रेट है एक एडिशनल बनाना को प्राप्त करने के लिए कितना हम मैंगोज को सेक्रीफाइस करते हैं। Therefore, if the consumer want to have an extra quantity of banana when she is spending all her money, अगर वो मान लेते हैं कि अगर पूरी इनकम को स्पेंड कर रहा है वो कंज्यूमर, तो कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा बनाना को प्राप्त करने के लिए वो कितनी इकाई मैंगोज की त्याग करता है, यही दर्शाता है। शी विल हैव टू गिव अप P1/P2 क्वांटिटी ऑफ मैंगोज, अगर पूरा इनकम दोनों गुड्स पर परचेज कर रहा है और एक्स्ट्रा एक बनाना की इकाई हम एडिशनल कंज्यूम करना चाहते हैं, तो वह P1/P2 क्वांटिटी ऑफ मैंगोज की सेक्रीफाइस करेगा, गिव अप कर देगा, छोड़ देगा। यही आपका सेक्रीफाइजिंग रेट है। इन अदर वर्ड्स, इन द गिवन मार्केट, दूसरे शब्दों में अगर ये कहें, समझाने का प्रयास करें, गिवन मार्केट कंडीशन पर, यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम और अदर गुड्स की इनकम, रिलेटेड गुड्स की इनकम पर, द कंज्यूमर कैन सब्सटीट्यूट बनाना फॉर मैंगोज एट द प्राइस P1/P2। तो गिवन मार्केट कंडीशन, अगर मार्केट कंडीशन क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइम पॉइंट पर कंज्यूमर का इनकम फिक्स रहता है और दोनों गुड्स की प्राइस फिक्स रहती है बेटा, है ना। शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में सब वेरिएबल हो जाता है। कंज्यूमर कैन सब्सटीट्यूट बनानास फॉर मैंगोज एट द रेट P1/P2। तो एक समय पॉइंट पर कंज्यूमर की इनकम और दोनों गुड्स की अगर प्राइस, मार्केट प्राइस गिवन हो, तो ये जो सेक्रीफाइजिंग रेट है बनाना की एक एडिशनल इकाई कंज्यूम करने के लिए हमें जो मैंगोज की सेक्रीफाइजिंग करना पड़ रहा है, वो P1/P2 रेट के बराबर हुआ करती है। यानी कि एक सरल शब्दों में समझ लें कि दिए गए बजट लाइन पर, यानी कंज्यूमर की इनकम और मार्केट प्राइस पर, जो फिक्स मार्केट प्राइस पर गुड्स की प्राइस फिक्स है एक पार्टिकुलर टाइम पर, उसमें अगर देखें कि अगर कंज्यूमर मान लो प्रेजेंट टाइम किसी बंडल कंज्यूम कर रहा है और उस बंडल से अब वो एडिशनल कोई उसमें एक गुड्स को और परचेज करना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा, दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करना होगा, उनके कंज्यूमिंग को कम करके बनाने को बढ़ाना होगा। तो मैंगोज के सेक्रीफाइस करते हुए बनाने की हम कैसे किस रेट से समझेंगे, तो बेटा ये आपका जो स्लोप है बजट लाइन, ये P1/P2, यानी कह लें कि जो बनाना का प्राइस है बटे मैंगोज की प्राइस है, ये दोनों के रेशियो के बराबर होता है। तो जो सेक्रीफाइजिंग रेट होगा मैंगोज की, वो दोनों कीमत के रेशियो के बराबर होगा, यानी दोनों कीमत के P1/P2 दोनों प्रोपोर्शनल के बराबर होगा। तो जो रेट है सेक्रीफाइजिंग, वो P1/P2 है, जो बजट लाइन की स्लोप को शो करता है। The absolute value of the slope of budget line measures the rate at which the consumer is able to substitute bananas for mangoes when she depends her entire budget। अगर इंटायर बजट कोई कंज्यूमर अपना उन दोनों गुड्स पर स्पेंड कर रहा है, तो कंज्यूमर कहाँ पर एबल होता है कि सब्सटीट्यूट करते हुए मैंगोज को एवरी एडिशनल बनानास के कंज्यूम करने के लिए, वो बजट लाइन का स्लोप ही होता है बेटा, जो प्राइस रेशियो को, दोनों प्राइस की रेशियो को शो करता है। चेंज इन द बजट सेट, तो बजट सेट का कैसे हम उसमें चेंजिंग होता है ये देखते हैं। द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ टू गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दोनों गुड्स के प्राइस और कंज्यूमर के इनकम को ही एक बजट जो सेट है वो बंडल को शो करता है। When the price of either of the goods or the consumer's income change, या अगर कभी भी कीमत या कंज्यूमर का इनकम चेंज होता है, द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल इज आल्सो लाइकली टू चेंज। तो इनकम और मार्केट प्राइस जो गिवन थी, अगर उसमें जो है फ्लैक्चुएशन आता है, चेंजिंग आता है, तो आपका जो
बजट लाइन है, यानी कि बजट जो है आपका जो शो करने वाला ये स्लोप बजट ऑफ लाइन है वो चेंज हो जाया करता है। सपोज द कंज्यूमर्स इनकम चेंज फ्रॉम एम टू एम डैश बट द प्राइस ऑफ टू गुड्स रिमेन अनचेंज। अच्छा, सपोज ये करते हैं कि कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाया करती है एम टू एम डैश, बट जो प्राइस है टू गुड्स की वो रिमेन है, वो अनचेंज्ड है। तो क्या होगा? विद द न्यू इनकम द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय ऑल बंडल्स x1 डैश x2 such that p1 into x1 plus p2 into x2 is less than income चेंजेबल चेंज इनकम और इक्वल टू इनकम। दोनों कंडीशन हो सकता है, या तो कंज्यूमर पूरी इनकम जो चेंज हुई है कीमत के कांस्टेंट रहते हुए वो क्वांटिटी को बढ़ा दे, यानी कीमत अगर नहीं चेंज हुई है और इनकम के बराबर पूरा कंज्यूम करना चाहता है तो क्वांटिटी जाहिर सी बात है ऑब्वियसली वो बढ़ाएगा S1 S2 की। अगर वो कम ही मात्रा कंज्यूम करना चाहता है, यानी कि जो पहले ही कांस्टेंट था क्वांटिटी और प्राइस उसी को कंज्यूम करना चाहता है, तो उसको कुछ ना कुछ सरप्लस होगा भाई, क्योंकि इनकम बढ़ गई है। उसकी जो मॉनेटरी इनकम इंक्रीज होने से रियल इनकम इंक्रीज हुआ है। तो ये बेटा इनकम इफेक्ट है, ठीक है। मॉनेटरी इनकम इंक्रीज हुई लेकिन प्राइस अगर कांस्टेंट है तो आपका ये इनकम इफेक्ट है, यानी ये प्राइस के प्रभाव से इनकम नहीं बढ़ी है, बल्कि आपका जो इनकम है डायरेक्टली इंक्रीज हुई है मॉनेटरी इनकम के बढ़ने के कारण। तो यहाँ पर आपका डिमांड रूल लागू नहीं होता है, क्योंकि कीमत के परिवर्तन के अकॉर्डिंग ही डिमांड रूल अप्लाई होता है ना। यहाँ पर डायरेक्टली इनकम बढ़ रही है, यानी अदर फैक्टर जो है अगर इम्पैक्टेड हो रहे हैं तो डिमांड रूल अप्लाई नहीं होता। डिमांड रूल सिर्फ और सिर्फ प्राइस और डिमांड के इन्वर्स रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही अप्लाई होता है। अगर अदर फैक्टर चेंजेबल हो रहे हैं, यानी अदर गुड्स की प्राइस, कंज्यूमर की इनकम या इंटरेस्ट या प्रेफरेंस टेस्ट कंज्यूमर का चेंज हो रहा है, तो इससे डिमांड तो प्रभावित हो जाया करती है, लेकिन बट डिमांड रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये भी ध्यान दे दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड और डिमांड रूल को समझना। इक्वेशन 2.2 सॉरी 2.8 को यहाँ शो किया गया है, जो ऊपर अभी मैं बताया, P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 इज इक्वल टू एम डैश। ये अगर पूरा इनकम वो जो इंक्रीज हुआ है मॉनेटरी इनकम इफेक्ट की वजह से, वो पूरा अगर गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है कि दिए गए गिवन प्राइस पर गुड्स की, तो वो क्वांटिटी को इंक्रीज करते हुए अपना सेटिस्फैक्शन यानी जो टोटल यूटिलिटी वो इंक्रीज कर लेता है। इसका इक्वेशन ये दिया गया है, S2 इक्वल टू एम डैश अपॉन P2 सब्सट्रैक्ट यानी माइनस P1 बाई P2 इंटू x1। ये आप समझ लीजिए, उसी इक्वेशन का ये सिंप्लीफिकेशन है। नोट दैट द स्लोप ऑफ न्यू बजट लाइन इज द सेम एज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन prior to the change in consumers income। तो ये नोट आपको संकेत कर रहा है ये दैट द स्लोप ऑफ न्यू बजट लाइन, अगर न्यू बजट लाइन के स्लोप को हम ड्रा करते हैं इन द सेम एज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, सेम ही वैसे ही ये राइट वर्ड अगर कोई बजट लाइन जो है शिफ्ट हो जाया करती है प्रियर टू द चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर इनकम वाइज ऑब्वियसली है बेटा, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगा तो जो बजट लाइन है वो अपवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाया करेगी ना, तो वही कर रहा है। However, the vertical intercept has changed after the change in income। हालांकि जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है जहाँ पर ये आपका वर्टिकल पर ये बजट लाइन क्रॉस करती है, ये भी चेंज हो जाया करती है, क्योंकि इनकम जब चेंज होता है तो वर्टिकल एक्सिस हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, ये अगर दोनों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो चेंज हो जाया करता है। इफ़ देयर इज इंक्रीज इन द income, example if m dash is greater than m, okay, the vertical as well as horizontal intercept increase। मैं पहले बता दिया कि दोनों, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो बेटा जाहिर सी बात है कि आप कंज्यूमर अब वो अधिक परचेजेबल उसके अंदर कैपेसिटी आ जाता है कि दोनों गुड्स को अधिक से अधिक क्वांटिटी में वो परचेज कर सकता है। देयर इज ए पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन, तो उसके पैरेलल अगर देखते हैं यानी कि उसके ही समानांतर, यानी इसमें आपका जो स्लोप होगा वो डिफरेंट नहीं होगा लेकिन वो आउटवर्ड हो जाएगा,
अपवर्ड की तरफ, यानी आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जो ये दर्शाता है कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने की वजह से हुई। इफ द इनकम इंक्रीज द कंज्यूमर कैन बाई मोर ऑफ द गुड्स एट द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। भाई जो मार्केट पर प्रीवेलिंग प्राइस है उस पर ऑब्वियसली वो इंक्रीज इनकम पर गुड्स की क्वांटिटी को मोर कंज्यूम करेगा। सिमिलरली इफ द इनकम गोज डाउन, अगर इनकम नीचे भी आ जाती है तो क्या होगा, बजट लाइन पैरेलल जो है डाउनवर्ड की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि पहले की तुलना में अब दिए गए प्राइस और घटे हुए की इनकम पर वो कम मात्रा वो परचेज कर पाएगा। एंड हेंस हाँ एग्जाम्पल इफ एम डैश इज लेस देन एम बोथ इंटरसेक्ट डिक्रीजेज। तो इंटरसेक्ट जो इनकम के कम होने की वजह से प्रिवेलिंग प्राइस पर वो अब इंटरसेक्ट नीचे की तरफ पैरेलल एक्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा। एंड हेंस देयर इज ए पैरेलल इनवर्ड शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन। तो ये इनवर्ड की तरफ यानी कि बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ ये शिफ्ट हो जाया करेगा। इफ़ इनकम गोज डाउन, अगर इनकम और घट जाती है, द अवेलेबल ऑफ गुड्स गोज डाउन। तो देखो बेटा, अगर इनकम धीरे धीरे घटती ही जाती है तो जो अवेलेबिलिटी है गुड्स की वो भी धीरे धीरे कम हो जाया करती है। यानी कि लोगों की जो वस्तु की कंज्यूमिंग करने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो उनका व्यवस्था हो जाएगा कि उतने ही इनकम में कम मात्रा में वो अपना जीवन यापन करें। चेंज इन द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स resulting from changes in consumers income when the price of two goods remain unchanged are shown in figure 2.10। तो बेटा ये जो बंडल को चेंजिंग दिखा रहा है कि कैसे किसी सेट का जो बंडल है सेट हैं वो कैसे चेंज होते हैं। कह रहा है चेंजेस इन द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर्स के इनकम के चेंज होने के परिणाम स्वरूप ये जो बंडल आप देख रहे हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड ये बजट लाइन शिफ्ट हो जाया करते हैं। क्योंकि प्राइस तो मार्केट पर फिक्स है ना, सिर्फ इनकम की वजह से ही ऐसा होता है। तो आप फिगर देख लीजिए, फिगर 2.10 कह रहा है कि ये देखो बेटा एक ये वाला जो फिगर है वो पहले जो लाइट वाली लाइन है यानी जो गाढ़ी लाइन है वो ये दिखा रहा है कि पहले बजट कंज्यूमर का इनकम अधिक था लेकिन इनकम घटने की वजह से ये डाउनवर्ड यानी ये इनसाइड जो है इनवर्ड की तरफ ये शिफ्ट हुआ है और ये कम मात्रा के बंडल को क्वांटिटी को बनाने और मैंगोज को परचेजेबल होने के लिए कंज्यूमर को शो करता है। और उधर देखिए अगर कंज्यूमर की बी वाले पॉइंट में कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाया करती है गिवन मार्केट प्राइस पर प्रिवेलिंग प्राइस पर तो उसकी परचेजिंग कैपेसिटी पहले की तुलना में बंडलों की बढ़ जाया करती है। यानी दोनों की क्वांटिटी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है प्रिवेलिंग प्राइस पर कितने वस्तु की मात्रा अधिक उपभोग करे कितना कम करे। ठीक है। Now suppose the price of the banana change from P1 to P1 dash but the price of mangoes and the consumer's income remain unchanged। देखो ये फिगर 2.11 की चर्चा कर रहा है, जो भी डिस्कशन डिस्क्राइब कर रहा है बेटा कि सपोज करिए प्राइस ऑफ बनाना की चेंज होती है बट क्या चेंज होती है बनाना की प्राइस कहाँ से कहाँ P1 टू P1 डैश बट द मैंगोज प्राइस ऑफ मैंगोज एंड द कंज्यूमर्स इनकम रिमेन अनचेंज्ड। अगर मैंगोज की प्राइस और कंज्यूमर्स की इनकम जो है अगर अनचेंज्ड है और ओनली एंड ओनली बनाना की प्राइस चेंज होती है तो बेटा बजट लाइन जो होगा वर्टिकल एक्सिस पर जहाँ मैंगोज को क्वांटिटी को इंटरसेक्ट करता है वहाँ तो वो फिक्स रहेगा बट जो हॉरिजॉन्टल पर जो बनाना की क्वांटिटी को कंज्यूमर पहले कंज्यूम कर रहा था डिक्रीजिंग प्राइस पर वो उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है। तो देखिए जो वर्टिकल एक्सिस पर इंटरसेक्ट पॉइंट है वो तो वहीं पे है ना, लेकिन बनाना का इंटरसेक्ट पॉइंट जो हॉरिजॉन्टल पे है वो बेस पे है वो इंक्रीज हो जाती है। ये आपको फिगर बी में शो कर रहा है क्योंकि कीमत घटने पर ये क्या होगा बनाना की जो नेक्स्ट यानी एडिशनल यूनिट होगी वो मोर कंज्यूम करना चाहेगा। विल ब्रिंग द अबाउट सिमिलर चेंजेज इन द बजट सेट ऑफ द कंज्यूमर, जो कि बजट सेट कंज्यूमर को वो समांतर रूप से जो होगा वो आपको
क्या करेगा, विल ब्रिंग करेगा, प्रभावित करेगा, क्या लाएगा कि वो बजट लाइन को जो भी कीमत बढ़ रही है उसकी वस्तु को अधिक परचेजिंग करने की कैपेसिटी को शो करता है। यानी उसको बढ़ा देगा कि पहले की क्वांटिटी की तुलना में बनाना की अब अधिक इकाई उपभोग करेगा। इसका जस्ट अपोजिट आप देख सकते हैं, बनाने की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो उसकी क्वांटिटी को कम करते हुए अब वो इनवर्ड की तरफ वो बजट लाइन शिफ्ट हो जाया करेगी। तो आप देख लीजिए बेटा, इसका जो स्लोप है, अगर कीमत बढ़ती है, एक वस्तु की कीमत स्थिर रहती है और दूसरी वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाया करती है गिवन कंज्यूमर इनकम पर, तो स्लोप आपका बजट लाइन बढ़ जाता है। अगर कंज्यूमर की इनकम और मैंगोज की प्राइस, मान लीजिए जस्ट अपोजिट, मैं इसको वाइस वर्सा बता रहा हूँ कि अगर कंज्यूमर की इनकम और किसी मैंगोज की गुड्स की प्राइस अगर कांस्टेंट है, बनाने की प्राइस अगर घट जाया करती है, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो कम हो जाया करता है। यानी कि उसकी प्राइस इलास्टिसिटी कीमत घटने की वजह से बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने की वजह से प्राइस इलास्टिसिटी वो घट जाया करती है। यानी स्लोप और प्राइस इलास्टिसिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जिसको आगे के चैप्टर में प्राइस इलास्टिसिटी में समझेंगे। तो ये तो प्राइस इलास्टिसिटी की बात है, लेकिन बेटा अगर बजट को देखिए आप कि इनकम कंज्यूमर की अगर स्थिर है और किन्हीं बंडलों को वो परचेज करता है उसी इनकम पर, और एक वस्तु की कीमत भी स्थिर हो और केवल एक ही वस्तु कीमत बढ़े, तो जो बढ़े या घटे, तो जो कीमत बढ़ रही है जिस वस्तु की, उसी वस्तु की ओर उपभोक्ता को अधिक उपभोग करने की इच्छा होती है कंपेयर टू अदर गुड्स। तो देखो, क्योंकि आय बढ़ी है तो दूसरी वस्तु की क्वांटिटी जो उपभोग कर रहा है उतना, वो तो बराबर उतना ही उपभोग करेगा, लेकिन लेकिन आय के घटने बढ़ने की वजह से दूसरे वस्तु की घटी हुई कीमत या बढ़ी हुई कीमत पर उसके अकॉर्डिंग वो बजट लाइन को आउटवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट करते हुए कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करता है। तो ठीक है, आज इतना ही। अगर आपको न समझ में आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर आप जो है उस पर फिर से डिस्कशन हमसे कर लीजिए, अच्छी तरह से मैं फिर आपको मेक अंडरस्टैंडिंग करा दूंगा। लेकिन बजट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर को बिहेवियर को भी शो करता है गिवन द इंडिफरेंस कर्व पर कि कहाँ पर कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाले बंडल को कंज्यूम करते हुए प्राप्त करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। बाय।